टॉपिक है बेटा पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है बेटा कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे पीएच क्या रिलेट करता है, जो पीएच वैल्यू होती है वो कैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेट करती है, तो ये हमें यहाँ पे कवर करना है। अब इसमें बोल रहा है बेटा इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको यहाँ पे समझनी है वो ये है कि स्टमक जो है ना वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब होता है HCl, यहाँ पे क्या करता है बेटा वो प्रोड्यूस करता है। अब ये चीज मैं ऑलरेडी आपको चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस के अंदर बेटा बता चुका हूं कि जो हमारा स्टमक होता है उसके जो वॉल्स होती हैं वहां पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। कौन से ग्लैंड्स होते हैं बेटा? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करते हैं बेटा? ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एक तो HCl प्रोड्यूस करते हैं, एक म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, और एक हमारे पास यहाँ पे पेप्सिन नाम का एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे HCl नाम की एक जो एसिड है वो भी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो आपको इस फर्स्ट लाइन में यही बताने की कोशिश करी जा रही है कि हमारा जो स्टमक होता है उसमें HCl एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब ये HCl एसिड जो है ये हमारे किस काम आता है? तो ये हमारे फूड को डाइजेशन करने में मदद करता है। देखो क्या लिखा आगे, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। ये हमारे स्टमक को बिना हार्म करे हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अब ये क्यों हमारे स्टमक को हार्म नहीं कर पाता, उसका आंसर आपको चैप्टर नंबर 6 में मिलेगा। मैं आपको हिंट देता हूं, उसका आंसर है बेटा म्यूकस। जो म्यूकस यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है ना गैस्ट्रिक ग्लैंड की वजह से, तो ये म्यूकस जो है हमारे स्टमक को या हमारी बॉडी को उस एसिड से हार्म नहीं होने देती है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पे बता दी है इन्होंने कि ये HCl जो एसिड है ये हमारे स्टमक को बिना हार्म करे हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है। ड्यूरिंग इंजेशन द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड एंड दिस कॉजेस पेन एंड इरिटेशन। बट जब हमारे स्टमक में बेटा जब ये डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा होता है तो कई बार डाइजेशन सही से नहीं हो पाता। जैसे उसका रीजन हो सकता है कि हमने शायद ओवर ईटिंग कर रखी होती है, या फिर कई बार हम जब नहीं खाते पूरा दिन खाना तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो उस केस के अंदर क्या होता है कि एसिड जो है ना वो ज्यादा रिलीज हो जाता है, और ज्यादा रिलीज होने की वजह से हमें इरिटेशन या पेन होती है, जिसको हम कह सकते हैं कि हमें जलन होती है, या हमें दर्द होता है पेट के अंदर बहुत ज्यादा, या हमें जलन होने लग जाती है, या हमें बर्ब्स आने लग जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एसिड जो है वो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस हो चुका होता है। टू गेट रिड ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेसिस कॉल्ड एंटासिड। अब यहां पे आपको ध्यान से इसको याद रखना है, कह रहे इस पेन को हटाने के लिए जो पीपल है वो क्या करते हैं बेटा, बेस का यूज करते हैं, और उस बेस को यहां पे बोला जा रहा है एंटासिड। अब देखो इस चीज को समझते हैं, इसका क्या मतलब है। देखो एंट का मतलब वो चींटी वाला एंट नहीं है, एंट का मतलब होता है एनिमी। एंट का मतलब होता है बेटा एनिमी, और एसिड तो आपको पता ही है एसिड, तो मतलब कि ऐसी चीज जो एसिड का एनिमी होगा, यानी कि उसका दुश्मन होगा। और आपको पता होना चाहिए बेटा एसिड का दुश्मन कौन होगा, एसिड का दुश्मन होगा बेस। इसका मतलब उससे उस एसिड को से रिकवर होने के लिए मुझे कुछ बेस कंज्यूम करना पड़ेगा, जिसको यहां पे बोला जा रहा है एंटासिड। तो मुझे यहां पे एक एंटासिड कंज्यूम करना पड़ेगा अगर मुझे उस दर्द से बचना है तो। वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। तो कह रहे हैं एक रेमेडी तो आपको इस चैप्टर के बिगिनिंग में भी बता रखी है, बेकिंग सोडा के नाम से। तो आप यहां पे बेकिंग सोडा का भी यूज कर सकते हो, जो कि इस चैप्टर के बिगिनिंग में आपको बता रखा है ऑलरेडी। और यहां पे क्या बोल रहे हैं, कह रहे दीज एंटासिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। जो हमारी बॉडी में एक्सेस एसिड बन चुका है ना, ये एंटासिड उसको न्यूट्रलाइज कर देगी। न्यूट्रलाइज का मतलब मैंने आपको बताया हुआ बेटा, नलिफाई कर देगी। नलिफाई का मतलब हो गया उसको जीरो कर देगी। ठीक है, तो ये यहां पे बताया जा रहा है। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम साइंटिफिकली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, अ माइल्ड बेस इज ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पस। तो यहां पे आपको बता रहा है कि एसिड से रिकवर होने के लिए, यानी कि अगर हमारी बॉडी में एसिड ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है जिसके लिए हम उसको बोलते हैं एसिडिटी, तो उस एसिडिटी से रिकवर करने के लिए हम यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक माइल्ड बेस है, हम उसका भी जनरली यूज करते हैं। ठीक है, ताकि हम हमारी बॉडी में जो एसिडिटी जो हमें हो रही है, या जो हमारी बॉडी में एसिड प्रोड्यूस हो चुका है, वो जीरो हो जाए, वो न्यूट्रलाइज हो जाए। नेक्स्ट आ रहा है बेटा पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। तो अब टूथ डिके के लिए उसमें भी बेटा पीएच कैसा रोल प्ले कर रहा है,
तो उसको अब हम यहाँ पे समझना है। तो देखो जब हमारे जो दांत होते हैं बेटा, इसमें क्या होता है, जनरली आपने सुना होगा ना कि बच्चों को बोला जाता है कि बेटा ज्यादा चॉकलेट्स या ज्यादा स्वीट्स मत खाओ, आपके दांत में कीड़े लग जाएंगे एंड ऑल, ये सब चीजें आपने सुनी होंगी बेटा बचपन में। तो यहाँ पे उसी के बारे में बताया जा रहा है बेटा कि यहाँ पे अब क्या हो रहा है, ये पीएच अगर टूथ डिके के बेसिस पे बात करें, यानी कि दांत के खराब होने या दांत के टूटने या दांत में कीड़े लगने का अगर हम कारण देखें, तो वो पीएच के चेंज होने का क्या कारण है, यानी कि पीएच में चेंज आता है तो उससे हमारे दांत खराब हो जाते हैं, इसका क्या रिलेशन है, अब ये हमें यहां पे समझना है। एक मिनट मुझे दे दो बस। इसमें बता रहे हैं बेटा, टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। कह रहे हैं कि टूथ डिकेज वाला जो सीन है ना बेटा, यानी कि दांत के खराब होने वाला, दांत में कीड़े लगने वाला, दांत में दर्द उठने वाला जो सिचुएशन होता है, ये जनरली तब स्टार्ट होता है बेटा जब आपका पीएच का जो लेवल है, माउथ का पीएच लेवल है, वो 5.5 से गिर जाता है। अब 5.5 से गिरने का मतलब है कि आपका माउथ जो है, यानी कि आपका जो मुंह है, उसमें एसिड की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं टूथ एनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट क्रिस्टलीन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। तो आपको कह रहे हैं कि जो आपके जो दांत होते हैं बेटा, वो कैसे बने होते हैं, तो वो बने होते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट। ये आपको बेटा याद रखना पड़ेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट, ठीक है। ये कैल्शियम फॉस्फेट की क्रिस्टल फॉर्म है, इससे आपके जो टूथ होते हैं बेटा वो बने हुए होते हैं। ये होता है इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, और ये आपके बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस आपकी बॉडी का माना जाता है ये जो टूथ होते हैं आपके। इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ये पानी में जनरली नहीं डिसॉल्व होते हैं, बट इज करोडेड व्हेन द पीएच इन द माउथ इज बिलो 5.5। लेकिन ये खराब हो जाते हैं, ये करोड हो जाते हैं जब आपके माउथ का जो पीएच लेवल है वो 5.5 से गिर जाता है, यानी कि आपके माउथ में एसिड की क्वांटिटी जो है वो बढ़ती चली जाती है। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि आपके माउथ में एसिड की क्वांटिटी बढ़ कैसे जाती है, तो उसका रीजन है बेटा बैक्टीरिया। हमारे माउथ के अंदर जो है बेटा, उसमें बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो अब जब भी हम कुछ खाते हैं, स्पेशली कोई शुगर वाली चीज खाते हैं, या जब भी हम कोई नॉर्मल फूड भी खाते हैं, तो उस खाने का कुछ स्मॉल पार्टिकल्स जो है ना हमारे दांतों के अंदर फंस जाते हैं, और जो बैक्टीरिया है वो उन चीजों को कंज्यूम करते हैं, और कंज्यूम करने के बाद वो वहां से एसिड रिलीज करते हैं, और उससे होता क्या बेटा, हमारे मुंह में एसिड की क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है। यही तो रीजन है कि जब भी हम खाना खाते हैं या जब भी हम कुछ भी खाते हैं, तो जनरली हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि हमें गगल्स करने चाहिए, ठीक है, हमें गगल्स यानी कि हमें कुल्ला वगैरह करना चाहिए प्रॉपर तरीके से, या फिर हमें रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद हमें प्रॉपर ब्रश करना चाहिए, ताकि हमारे माउथ में जो भी ये बैक्टीरिया से होने वाला जो भी एसिड वगैरह प्रोड्यूस हो रहा है, उससे आपके दांत खराब, गले या कीड़े लगना, ये सब कुछ भी ना हो। तो आगे देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। तो कह रहे हैं कि जब भी हम खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद जो शुगर हो गया, जो फूड पार्टिकल्स जो हमारे माउथ में रिमेन रह जाते हैं, जो रिटेन कर जाते हैं वहीं पे, तो वो डिग्रेड होने लग जाते हैं, यानी कि वो खराब होने लग जाते हैं, अंदर ही जैसे बैक्टीरिया उनको कंज्यूम करने लग जाता है, एक तरीके से आप ऐसा बोल सकते हो। और उससे क्या होता है, वो एसिड रिलीज करते हैं, और हमारे माउथ में उस समय एसिड प्रेजेंट हो जाता है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। तो कह रहे हैं सबसे बेस्ट तरीका जो है, अगर आपको इससे बचना है, तो आपको हमेशा खाना खाने के बाद अपना माउथ क्लीन करना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। कह रहे हैं जनरली हमें टूथपेस्ट का यूज करना चाहिए ऐसा करते टाइम, क्योंकि टूथपेस्ट जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, और आपके माउथ में है क्या बेटा, इस समय एसिड है। तो अगर आपके माउथ में एसिड है और हमें उसको न्यूट्रलाइज करना है, या आप ऐसा कह लो कि हमें उसको नलिफाई करना है, तो हमें फिर क्या कंज्यूम करना पड़ेगा, हमें फिर बेस कंज्यूम करना पड़ेगा। और बेस अगर हम एग्जांपल लें, तो टूथपेस्ट ऐसा सब्सटेंस है बेटा जो बेसिक इन नेचर होता है, तो वो क्या करेगा, आपके माउथ के अंदर जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और आपको टूथ डिके से बचा लेगा। सो इस तरीके से यहां पे पीएच चेंज होने की वजह से आपके जो दांत हैं वो खराब होते। अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में यहां पे क्या बता रहे हैं, कह रहे सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। यहां पे क्या बोल रहा है बेटा, कुछ एनिमल्स या प्लांट्स ऐसे भी होते हैं बेटा जो अपने आप को बचाने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए कई बार केमिकल्स या फिर एसिड का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अभी हम देखते हैं, आपने हनी बी देखा होगा ना, हनी बी जो मधुमक्खी जिसको हम बोलते हैं, तो वो क्या करती है, वो अपने स्टिंग से क्या करती है, जब आपको स्टिंग मतलब स्टिंग अपना चुभाती है, यानी कि अपना जो भी उसका
जो भी कांटा होता है या जो भी होता है, तो जब उसको चुभाती है आपको, तो उससे क्या होता है, वो उस समय आपकी बॉडी में एसिड रिलीज कर देती है। ठीक है, एसिड को क्या करती है बेटा, रिलीज कर देती है। जब भी वो आपको डंक मारती है, आई थिंक डंक की बोलते हैं हिंदी में, स्टिंग को जो है डंक की बोलते हैं, तो जैसे वो आपको डंक मारती है ना, तो डंक मारने के बाद वो आपकी बॉडी में एसिड रिलीज कर देती है। और वो एसिड जैसे आपकी बॉडी में रिलीज होता है ना, तो फिर आपको होने लग जाती है पेन एंड इरिटेशन। ये तो हो सकता है कि आप में से किसी ने एक्सपीरियंस भी किया हो इस चीज को लेके। जो मधुमक्खी है जनरली बहुत ही कॉमन है, बहुत सारे लोगों को जो है उसने काटा होता है। तो यहाँ पे उसी के बारे में बताया जा रहा है, देखते हैं एक बार रीड करते हैं। कह रहे हैव यू एवर बीन स्टंग बाय अ हनी बी, तो कह रहे क्या कभी आपको हनी बी ने डंक मारा है? बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉज पेन एंड इरिटेशन। तो कह रहे कि जब भी मधुमक्खी अपना डंक आपको मारती है ना, तो उस समय वो आपकी बॉडी में एसिड रिलीज कर देती है, और वो एसिड से आपको होता है बेटा पेन और इरिटेशन, आपको होती है जलन, होती है दर्द। यूज ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। तो कह रहे हैं अगर आप उसके ऊपर कोई माइल्ड बेस का यूज करो, जैसे कि बेकिंग सोडा वगैरह, तो आपको फिर थोड़ा सा आराम मिलेगा। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे ऐसा, तो फिर आपको बहुत दर्द होती है, बहुत जलन होती है, कुछ समय के लिए, कुछ 15-20 मिनट या कई बार उससे ज्यादा भी हो सकता है। सिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। सिर्फ ऐसा एनिमल्स ही नहीं करते हैं, प्लांट्स भी करते हैं। प्लांट्स में कह रहे हैं नेटल लीव्स, नेटल लीव्स होती है, अभी मैं आपको इसका एक पिक्चर दिखा दूंगा। नेटल लीव्स जो होती हैं वो भी क्या करती है, वो जो लीव्स होती है उनमें भी बेटा स्टिंग होते हैं, और जैसे आप उसके लीव के कांटेक्ट में आते हो, तो वो आपको क्या कर देती है बेटा, स्टंग कर देती है, यानी कि आपको डंक मार देती है, एक तरीके से आप ऐसा बोल सकते हो। और उस केस के अंदर अगेन वो आपकी बॉडी में एसिड रिलीज कर देती है, और उस एसिड का नाम है मेथनोइक। ये मेथनोइक नाम का एसिड जो है आपकी बॉडी में रिलीज कर देती है। अब ये एसिड का नाम आपको याद रखना है, और उससे अगेन आपको क्या होती है बेटा, पेन और इरिटेशन। सो देखो बेटा, ये आपकी नेटल लीव्स होती हैं, ये आपको जनरली फॉरेस्ट वगैरह में देखने को मिलेगी, या जहां पे आपके जंगली जो प्लांट्स ग्रो होते हैं ना, जंगली प्लांट्स यानी कि अनवांटेड प्लांट्स वगैरह जहां पे ग्रो होते हैं, या फिर फॉरेस्ट वगैरह के अंदर आपको जो है ना ये जनरली देखने को मिल सकती है। ठीक है, नेटल लीव्स। और अगेन अगर ये आपको स्टिंग करती है, तो उस केस के अंदर अगर आपको इससे बचना है, तो उसका बेस्ट तरीका क्या है, वो आपको इस पॉइंट में दे रखा है। ये 1 मार्क में बेटा आपसे एमसीक्यू के अंदर पूछ सकते हैं कि आप इसको किस तरीके से बच सकते हो। तो इसको मैं रीड करता हूं, जो मैंने अंडरलाइन करा यहां पे। कह रहा है अ ट्रेडिशनल रेमेडी इज रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ डॉग प्लांट्स विच ऑफन ग्रोज बिसाइड द नेटल इन द वाइट। वो कह रहा है कि अगर गलती से भी आप नेटल लीव से एक्सीडेंटली ही सही, मतलब गलती से ही सही, अगर आप उसके कांटेक्ट में आ जाते हो और वो आपको स्टंग कर देती है, तो उस सिनेरियो के अंदर अगर आपको उससे रिकवर होना है, अगर उस पेन से रिकवर होना है आपको, तो उसके लिए कह रहे हैं कि इसी नेटल लीव के वहीं पे ना कहीं पे आपको एक डॉग प्लांट मिल जाएगा। ठीक है, डॉग प्लांट आपको मिल जाएगा। आपको उस प्लांट की लीव्स को रब कर लेना है इस पर्टिकुलर एरिया में जहां पे भी आपको नेटल लीव से ये नेटल का स्टिंग जो है लगा होगा, वहां पे आपको रब कर लेना है। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आप फिर जल्दी ही उससे रिकवर कर सकते हो। और कौन सा एसिड ये रिलीज करती है, तो ये मेथनोइक एसिड रिलीज करती है। ये नाम आपको एसिड का याद रखना होगा। बस इसमें इतनी चीज याद रखने की जरूरत है, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक तो ये याद रखना है कि नेटल लीव्स कौन सा एसिड रिलीज करती है, तो वो है मेथनोइक एसिड। और रेमेडी क्या है उसकी, तो रेमेडी है डॉग प्लांट। ये 2 चीजें आपको यहां पे याद रखनी है, जो कि आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब यहां पे देखो, एक यहां पे नीचे टेबल दिया हुआ है। ये टेबल पेपर के लिए एमसीक्यू फॉर्म में मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। इसको लिख लो बेटा अपने पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है ये पेपर के लिए। यहां पे क्या है बेटा, यहां पे आपको ना नेचुरल सोर्स बता रखे हैं, और बता रखे हैं कि इसमें कौन कौन सा एसिड मिलेगा। जैसे विनेगर है, तो विनेगर में किस टाइप का एसिड मिलेगा, तो उस टाइप के एसिड का नाम है एसिटिक एसिड। ऐसे ऑरेंज हम खाते हैं ना, संतरा जिसको हम बोलते हैं, तो इसमें किस टाइप का एसिड मिलता है, इसमें मिलता है सिट्रिक एसिड। ऐसे टर्मरिंड हो गया, तो इसमें टार्ट्रिक एसिड होता है। टोमेटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है। सॉर मिल्क या फिर कर्ड जिसको हम बोल सकते हैं, तो उसमें लैक्टिक एसिड होता है। लेमन में सिट्रिक एसिड होता है। एंड स्टिंग जो हो गया, जैसे जो चींटी वगैरह काट जाती है, तो उसमें मेथनोइक एसिड होता है। नेटल स्टिंग जो भी हमने ऊपर पढ़ा, इसमें भी मेथनोइक एसिड होता है। मोर अबाउट सॉल्ट। In the previous sections, we have seen the formation of salts during various reactions. Let us understand more about their preparation, properties and uses. तो कह रहे हैं कि previous जो section अब तक हमने पढ़े हैं, उसमें हमने कई बार सॉल्ट का फॉर्मेशन होता हुआ देखा जब भी रिएक्शन हुआ।
तो अब हम यहाँ पे उसी सॉल्ट के बारे में बेटा पढ़ने वाले कि ये सॉल्ट प्रिपेयर कैसे होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये यूज कैसे होता है। तो मैंने आपको पीछे भी बेटा बताया था कि ये कैसे फॉर्म होता है। तो इसका फॉर्म कुछ इस तरीके से होता है बेटा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी एसिड या बेस या कोई भी चीज अगर रिएक्ट करती है तो इसके रिएक्शन से क्या होता है कि यहां पे एक तो बनता है सॉल्ट और एक बनता है वाटर। तो अब ये सॉल्ट बनता कैसे है, तो इसको बनाने का मैंने आपको एक तरीका बताया था। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने आपको बताया था कि एसिड के अंदर एक चीज तो हाइड्रोजन होती है, ये तो पक्का ही है, और दूसरी चीज कोई और सब्सटेंस होती है। प्लस बेस की अगर मैं बात करूं तो बेस में एक हाइड्रोक्साइड तो होता ही होता है और दूसरा कोई एम एलिमेंट भी होता है। एम यानी कि यहां पे कोई वेरिएबल है, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो ये H और जो OH है ये मिलके तो वाटर बना देते हैं। तो यहां पे जो X और M है ना, यही तो मिलके सॉल्ट बनाते हैं MX। तो अब यहां पे यही सॉल्ट की बात हो रही है। आपको यहां पे क्या करेगा, आपको यहां पे अलग अलग सॉल्ट के नाम बताएगा और कहेगा कि इससे डिफरेंशिएट करो कि ये किस एसिड और किस बेस से मिलके बना होगा। तो अब हमें यहां पे यही चीज सीखनी है कि कैसे सॉल्ट बनता है। सॉल्ट कैसे बनता है ये तो मैंने आपको बताई दी है। अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं या कैसे इसका यूज होता है, वो सारी चीजें आपको यहां पे जाननी है। तो एक्टिविटी 2.13 देखते हैं। अगेन यहां से पेपर में 1 मार्क का एक क्वेश्चन बन सकता है, जो अब मैं आपको यहां पे समझाऊंगा। तो कैसे क्या होगा ये क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहे हैं यहां पे, कह रहे हैं राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट्स गिवन बिलो। आपको नीचे ना सॉल्ट दे रखे हैं और इनका केमिकल फॉर्मूला बता दो कह रहे हैं। तो मैं सबके पहले तो आपको बेटा केमिकल फॉर्मूला लिखवा देता हूं, आप अपने पास कहीं पे नोट कर लो जल्दी से। पोटेशियम सल्फेट, तो ऊपर लिख देता हूं पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का जो केमिकल फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है K2SO4। अगर आप में से बेटा किसी को भी केमिकल फॉर्मूला नहीं याद होता, अगर आपको लगता है कि सर मैं कितने केमिकल फॉर्मूलाज याद रख लूंगा, मुझसे याद नहीं होंगे, तो इसको करने का एक तरीका है, आपने 9th क्लास में सीखा हुआ है। 2 चीजें याद करनी है आपको, एक तो इनकी सिंबल याद रख लो और एक इनकी वैलेंसी याद रख लो, और फिर इससे इसका फॉर्मूला बन जाएगा। देखो मैं नीचे बना के दिखाता हूं। पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल होता है बेटा K, और सल्फेट, सल्फेट का सिंबल होता है बेटा SO4। ठीक है, पोटेशियम का सिंबल होता है K और सल्फेट का सिंबल होता है SO4। अब पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होती है, तो पोटेशियम की वैलेंसी होती है 1 और सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है 2। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो K को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा K2 और SO4 को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा SO4। तो बस बन गया K2SO4। तो इस तरीके से भी आप इसकी केमिकल फॉर्मूला बना सकते हो। 2 चीजें याद रखनी है, शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है इनकी, यानी कि सिंबल याद रखना है इनका, और दूसरा इनकी याद रखनी है आपको बेटा वैलेंसी। अगर ये 2 चीजें आपको याद है तो आप केमिकल फॉर्मूला खुद से भी बना सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं याद नहीं कर पाऊंगा, तो पहली बात तो ये एक गलत स्टेप होगा आपके लिए, क्योंकि अगर आप याद नहीं रख पाओगे तो ये वैलेंसी और सिंबल, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पेपर में जरूरी थोड़ा ना कि रटा रटाया क्वेश्चन ही आएगा, पेपर में थोड़ा सा ट्विस्ट करके भी तो आ सकता है। तो मेरा रिकमेंडेशन तो यही रहेगा कि सभी का सिंबल और वैलेंसी खुद से याद कर लो। लेकिन फिर भी नहीं होती याद, अगर आपको लगता है कि मेरे को साइंस में इंटरेस्ट नहीं है और मेरे से तो हो नहीं पाती, तो फिर उसके लिए मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा बेटा। मैं सबके आपको यहाँ पे आंसर्स लिखवा रहा हूँ, आप उसको फिर रट लो, यही हो सकता है अदरवाइज। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया बेटा पोटेशियम सल्फेट का K2SO4। फिर अगला मेरे पास क्या है बेटा, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का होता है बेटा Na2SO4। ठीक है, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है और सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, तो क्रॉस करेंगे तो आएगा Na2SO4। फिर तीसरा है बेटा मेरे पास कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट, इसका होता है बेटा CaSO4। अब ये CaSO4 कैसे होता है इसको भी समझा देता हूं। देखो कैल्शियम का शॉर्ट फॉर्म होता है Ca और सल्फेट का शॉर्ट फॉर्म होता है SO4। अब कैल्शियम का वैलेंसी कितनी है, कैल्शियम की वैलेंसी है 2 और सल्फेट की वैलेंसी कितनी है, सल्फेट की भी वैलेंसी 2 है। तो जब भी सेम वैलेंसी होती है ना, तो वो वैलेंसी आपस में कट जाती है एक तरीके से, और ये आ जाएगा 1 और 1। तो जब 1 और 1 आ जाएगा तो क्या होगा बेटा, Ca को 1 से करूंगा तो Ca ही होगा, और SO4 को 1 से करूंगा तो SO4 ही होगा। तो बस CaSO4 इसका केमिकल फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका तरीका हो गया बेटा केमिकल फॉर्मूला का बनाने का। तो कैल्शियम सल्फेट का हो गया CaSO4। फिर अगला होता है बेटा मैग्नीशियम सल्फेट, मतलब इसमें है नेक्स्ट, अगर आप देखोगे मैग्नीशियम सल्फेट, तो मैग्नीशियम सल्फेट का भी होता है MgSO4। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट का होता है बेटा CuSO4। CuSO4। ऐसे अगला है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का होता है बेटा NaCl।
कैसे NaCl होता है ये भी जल्दी से आपको बना के दिखाता हूं। देखो सोडियम का होता है Na और क्लोरीन का होता है Cl, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। अब सोडियम की वैलेंसी होती है 1 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। अब अगर आप इसको क्रॉस कर दोगे तो क्रॉस करके क्या आएगा बेटा, Na को 1 से करेंगे Na ही रहेगा और Cl को 1 से करेंगे Cl ही रहेगा, तो बस NaCl बन गया आपका यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का। देन हमारे पास नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट है सोडियम नाइट्रेट। तो इसका होता है बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट इधर लिख देता हूं, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का होता है बेटा NaNO3, जिसमें सोडियम की शॉर्ट फॉर्म होगी Na और नाइट्रेट की शॉर्ट फॉर्म होगी NO3 और दोनों की वैलेंसी 1 होती है। तो जब दोनों की वैलेंसी 1 होती है तो फिर ये NaNO3 ही आने वाला है। फिर अगला आता है बेटा सोडियम कार्बोनेट। अगला हमारे पास जो है यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट की हो जाएगी Na2CO3। कैसे, देखो सोडियम का होता है शॉर्ट फॉर्म Na और कार्बोनेट का शॉर्ट फॉर्म होता है CO3 और सोडियम की वैलेंसी 1 होती है और कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती है। अब क्रॉस करोगे तो Na2CO3। एंड लास्ट आता है, लास्ट है हमारे पास बेटा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है बेटा NH4Cl। तो इसको आप बेटा नोट कर लो अपने पास। देन कह रहे बेटा आइडेंटिफाई द एसिड्स एंड बेसिस फ्रॉम विच द अबव सॉल्ट्स मे बी ऑब्टेन। अब यहां से असली क्वेश्चन आता है पेपर में, यहां से क्वेश्चन बनेगा। कह रहे हैं कि जो भी सॉल्ट आपने पीछे देखे हैं ना, एक एक करके सभी का बता दो कि कौन किस एसिड से बन रहा है और कौन किस बेस से बन रहा है। मतलब कि उस चीज, उस सॉल्ट को बनाने में किस एसिड का यूज हुआ होगा और किस बेस का यूज हुआ होगा। तो देखो एक एक करके यहां पे मैं समझाता हूं आपको और फिर मैं पूरी लिस्ट आपको बना दूंगा, ठीक है। पहले एक एक करके देखते हैं। देखो सबसे पहले नाम हमारे पास किसका था, सबसे पहले हमारे पास नाम था पोटेशियम सल्फेट का। अगर आप देखोगे लिस्ट में तो सबसे पहले नाम हमारे पास था पोटेशियम सल्फेट का। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है बेटा, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है K2SO4। अब ये बना कैसे होगा, ये सॉल्ट है बेटा, ये क्या है, एक सॉल्ट है। ये ना ही एसिड है ना ही बेस है, ये सॉल्ट है। ये किससे बना होगा, ये एक एसिड से बना होगा और एक बेस के रिएक्शन से बना होगा। अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था बेटा कि ये बनता कैसे है। ध्यान से देखो, एक एसिड लेता हूं मैं, एक बेस लेता हूं, तो इसके मिलने से मेरे पास सॉल्ट बनता है, ठीक है। एसिड क्या होता है बेटा HX और बेस क्या होता है मेरे पास, बेस होता है मेरे पास MOH, जिसमें से H, एसिड का H तो फिक्स है और बेस का OH फिक्स है और ये MX जो है ना मिलके सॉल्ट बनाते हैं। MX जो है मिलके सॉल्ट बनाते हैं। अब बस आप यहीं से निकाल लोगे बेटा इसका आंसर, यहीं से आप इसका आंसर निकाल लोगे। देखो खुद देखो, यहां पे मेरे पास सॉल्ट क्या है K2SO4, यानी कि जो K है ना वो M है और SO4 जो है ना ये X है। तो इसका मतलब ये जो SO4 है ये चला जाएगा एसिड के पास, तो ये बन जाएगा H2SO4। तो इसका मतलब एसिड मेरे पास हो गया H2SO4। और अगर मैं बात करूं बेस की, तो बेस मेरे पास क्या है, बेस के पास होता है M, सॉरी बेस के पास होता है M, यस। तो M क्या है मेरे पास यहाँ पे K, तो K चला जाएगा इसके पास OH के पास, तो ये हो जाएगा KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो बेस हो जाएगा मेरे पास KOH और बस आंसर आ गया यहाँ पे। मैं दोबारा से बेटा रिपीट कर रहा हूं पूरा का पूरा, हो सकता है आप में से किसी को नहीं समझ आया हो, तो मैं प्रॉपर ऊपर ब्लैंक स्पेस लेता हूं और वहां पे आपको समझाता हूं ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है मुझे कि ये जो आपका पोटेशियम सल्फेट है ना, एक सेकेंड, ये जो आपका पोटेशियम सल्फेट नाम का सॉल्ट आया है, ये सॉल्ट किस एसिड और किस बेस से बना है। तो ये सॉल्ट है बेटा K2SO4। क्वेश्चन कह रहा है बताओ ये किस एसिड से बना है और बताओ ये किस बेस से बना है। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएगा और आपको ऑप्शंस दे देगा, एसिड का नाम भी बता देगा और बेस का नाम भी बता देगा और करेक्ट एसिड और बेस वाला ऑप्शन आपको यहां पे सिलेक्ट करना होगा पेपर में। अब ये कैसे पता चलेगा मुझे, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी समझाया था, दोबारा से समझा रहा हूं कि ये बनता है बेटा एसिड और बेस के मिलके सॉल्ट बनता है, जिसमें एसिड होता है मेरे पास बेटा HX और बेस होता है मेरे पास M, थोड़ा M को सही से लिख देता हूं, MOH, और इनके मिलने से मेरे पास MX नाम का सॉल्ट बनता है। क्यों MX नाम का सॉल्ट बनता है, ध्यान से देखो, H तो मेरा यहीं पे रहेगा, मतलब एसिड क्या है वो तो, और OH मेरा बेस है, तो फिर बचा क्या मेरे पास M और X, इन दोनों के मिलने से तो बनता होगा, इन दोनों के मिलने से तो सॉल्ट बनता है। अगर आपको ध्यान से देख पा रहे हो तो बस अब यहीं से मेरा आंसर निकलेगा। मेरे पास सॉल्ट क्या है, ध्यान से देखो, मेरे पास सॉल्ट है K2SO4।
इसका मतलब इस K2SO4 में जो K है ना, वो मेरे पास इसका मतलब M है। ये देखो, इससे रिजेंबल करो M और कंपेयर करो मतलब, और X जो है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है, SO4, ये X है मेरे पास। अब मेरा एसिड देखो, एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है HX, तो H तो मेरा हाइड्रोजन ही रहा, और X मेरे पास यहाँ पे क्या है, सल्फेट। H मेरे पास क्या है यहाँ पे, सल्फेट, सॉरी X जो है मेरे पास वो क्या है, सल्फेट। तो बस इसको यहाँ पे सल्फेट के साथ रिएक्ट कर दो तो ये H2SO4 बनेगा। ये H2SO4 क्यों आ रहा है बेटा? H2SO4 इसलिए आ रहा है क्योंकि सल्फेट का जो हमारा SI यूनिट है, सॉरी वैलेंसी है, वो 2 होती है और हाइड्रोजन की 1 होती है। तो जब ये आपस में मिलेंगे तो ये H2SO4 बना देंगे। तो ये आपका एसिड हो गया। प्लस बेस का देखो, बेस कैसे बनता है, बेस बनता है मेरे पास MOH से। तो OH तो वैसे का वैसे ही रहेगा, और मेरे पास M क्या है, M मेरे पास K है, पोटेशियम, तो बस यहां पे K आ गया, तो ये मेरा बेस हो गया। तो आंसर आपका आ गया कि इसका मतलब जो पोटेशियम सल्फेट है ना, ये किन 2 एसिड से बना होगा? तो इसका एसिड रहा होगा मेरे पास H2SO4 और बेस रहा होगा मेरे पास KOH। आप लोग बेटा इसको अपने पास यहाँ पे नोट कर लो। पूरी एक्टिविटी का मैं आपको रिजल्ट देता हूं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बेटा सॉल्ट, जो भी हमें दे रखा है यहाँ पे इस एक्टिविटी के अंदर, और इसमें से हमें क्या क्या चीज अलग करनी है बेटा? एसिड को अलग करना है और बेस को अलग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास क्या था यहाँ पे? सबसे पहले मेरे पास था पोटेशियम सल्फेट यानी कि K2SO4, और आपको पता है एसिड के अंदर हाइड्रोजन कॉमन होता है और बेस के अंदर OH यानी कि हाइड्रोक्साइड कॉमन होता है, और इसका जो पहले वाला होता है वो आपका बेस के साथ जाता है और जो दूसरे वाला होता है वो आपका एसिड के साथ जाता है। तो अब आप देख लो, जो दूसरे वाला SO4 वो किसके साथ चला जाएगा? एसिड के साथ, यानी कि ये आपका हो जाएगा बेटा H2SO4, और K जो है बेटा ये किसके साथ चला जाएगा? हाइड्रोक्साइड के साथ चला जाएगा। ये K का 2 कहां चला गया? अगर आप में से किसी के माइंड में आ रहा है कि सर ये K का 2 कहां चला गया, तो ये K का तो 2 था ही नहीं, ये तो सल्फेट की वैलेंसी थी जो K के साथ मिल गई थी। वो अब क्योंकि सल्फेट अब हाइड्रोजन के पास चला गया है, तो फिर K का वो 2 चला गया, वहां से हट गया, तो K का तो वो था ही नहीं 2 वैसे भी। इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि K का 2 इस तरीके से हटा है। दूसरा पॉइंट मेरे पास यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4। अब इसके अंदर भी वही सेम चीज कि H आपका अलग रहेगा बेटा और OH आपका बेस का रहेगा। अब इसका सल्फेट फिर से बेटा किसके पास चला जाएगा? एसिड के पास चला जाएगा, यानी कि H2SO4 हो जाएगा यहाँ पे, और जो सोडियम है तो सोडियम किसके पास चला जाएगा? बेस के पास चला जाएगा। और फिर से वही सेम चीज, सोडियम का 2 कहां चला गया? वो इसका था ही नहीं, वो तो सल्फेट की वैलेंसी थी जो इसके साथ आ गई थी जब इसने सल्फेट के साथ रिएक्ट करा था, तो अब वो उससे हट गया है, तो अब वो वहां से चला गया, इसलिए सोडियम का 2 वहां पे अब नहीं है। तीसरा पॉइंट हमारे पास था बेटा कैल्शियम सल्फेट। अब कैल्शियम सल्फेट के अंदर भी बेटा सेम वही चीज रहने वाली है कि हाइड्रोजन के साथ तो आपका सल्फेट आ जाएगा, तो ये H2SO4 तो सब सेम ही रहने वाला है। जबकि दूसरे का क्या होगा बेटा? दूसरे में OH है और यहाँ पे कैल्शियम है, तो इसका आंसर आएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आएगा CaOH2। अब ब्रैकेट के अंदर, अब ये ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? इसका लॉजिक समझते हैं। देखो, कैल्शियम का होता है शॉर्ट फॉर्म Ca और हाइड्रोक्साइड का होता है बेटा OH। कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, Ca को 1 से करेंगे Ca आएगा और OH को 2 से करेंगे। देखो OH जो है ना, क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक का मतलब होता है बेटा जिसमें 2 अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, तो उस केस के अंदर ये ब्रैकेट में आ जाता है जब यहां पे कोई नंबर 1 से बड़ा हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये ब्रैकेट में OH2 आएगा। तो इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होने वाला है। देन बेटा आगे देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट था यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट के साथ भी यही होने वाला है बेटा कि H2SO4 तो सेम ही रहने वाला है, एसिड तो सेम ही आ रहा है क्योंकि सबके लास्ट में सल्फेट ही है, तो ये तो H2SO4 ही आ रहा है आपका, और इसका आ जाएगा MgOH2। अब इसके अंदर भी हाइड्रोक्साइड के साथ 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, इसलिए 2 उसको मिल रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास है बेटा अगला है कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4। तो इसका अगर हम देखेंगे तो कॉपर सल्फेट के अंदर भी ये होने वाला है H2SO4 और इसके साथ हो जाएगा बेटा CuOH2, और अगेन OH2 फिर ब्रैकेट में आ रहा है, क्यों? क्योंकि कॉपर की वैलेंसी 2 है आपकी। देन नेक्स्ट है बेटा हमारे पास सोडियम क्लोराइड NaCl। तो अब यहां पे थोड़ा चेंज हो गया, देखो ये Cl जो है ना ये H के पास जाएगा, याद रखना पीछे वाला H के पास जाता है और आगे वाला OH के पास जाता है। तो यहां पे मेरे पास H तो है ही और ये Cl भी आ गया, तो HCl हो गया, और Na जो है OH के पास चला जाएगा तो ये NaOH हो जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। अगला देखते हैं
सेवंथ है बेटा मेरे पास सोडियम नाइट्रेट यानी कि NaNO3। अब यहां पे NO3 किसके पास जाएगा? NO3 एसिड के पास जाएगा, याद रखना। तो ये HNO3 हो जाएगा। और Na जो ये वाला Na है वो किसके पास जाएगा? बेस के पास जाएगा, तो ये तो NaOH ही रहेगा। ठीक है, ये आपका NaOH ही रहने वाला है। देन 8 नंबर पे अगर हम देखें तो हमारे पास है बेटा Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट किसके पास जाएगा? सोडियम कार्बोनेट में से जो कार्बोनेट है वो एसिड के पास जाएगा, तो ये हो जाएगा H2CO3। H2CO3 क्यों हो गया? फिर से वही लॉजिक समझो, यहां पे देखो, हाइड्रोजन और कार्बोनेट है CO3, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1 और कार्बोनेट की होती है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो H को 2 से करेंगे ये H2 हो जाएगा और कार्बोनेट का CO3 हो जाएगा क्योंकि वो तो 1 ही है। ठीक है, और अगेन ये जो Na है ये किसके पास चला जाएगा? बेस के पास चला जाएगा यानी कि NaOH आ जाएगा। ये Na का 2 कहां चला गया? अगेन 2 इसका था ही नहीं, वो तो कार्बोनेट का था। तो जब वो कार्बोनेट से हटा तो फिर वो अलग हो गया, अकेला हो गया वो। ठीक है, तो इसलिए यहां पे NaOH अकेला रहेगा। एंड लास्ट आता है बेटा मेरे पास अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम का होता है NH4, ठीक है, और वैलेंसी होती है 1, NH4 और वैलेंसी 1। तो अब आप खुद देखो एसिड के साथ तो ये क्लोरीन आएगा, तो क्लोरीन आके ये HCl हो जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा ये अमोनियम है ये किसके पास चला जाएगा? बेस के पास चला जाएगा, तो ये NH4OH हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और आपका आंसर यहां पे खत्म।